हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको देखो मेट्रोलॉजी पार्ट पढ़ा रहे थे, ठीक। वो अब सिलेबस से आपका खत्म हो गया है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा और नया पार्ट आपका स्टार्ट करेंगे। पहले देख लीजिए जो आपके पार्ट पढ़ाए गए, जो यूनिट पढ़ाई गई है, उनमें क्या क्या कोर्स पड़ गया है। जैसे पार्ट आपका बिलियन है, यह आपका 7 अंक का हो गया, ठीक। पहले कोर्स में 5 अंक का था, अब ये 7 अंक का हो गया, इसीलिए इसके न्यूमेरिकल क्लियर रूप से तैयारी कर लीजिए। आपका स्कूल जब ओपन होगा इसका टेस्ट होगा बिलियन चैप्टर का, ठीक। 7 नंबर में है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है। और इससे भी 2 टॉपिक हटा दिए गए। एक आपका टॉपिक है, पढ़ा होगा, उसे काटना मत, लेकिन ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपको ज्यादा नहीं तैयार करना, थोड़ा बहुत देख लेना। असामान्य आणविक द्रव्यमान, और एक और है वान हाफ गुणांक, जिसे वान हाफ फैक्टर कहते हैं, ठीक। वान हाफ गुणांक, ये 2 टॉपिक आपके कैंसिल हो गए बिलियन चैप्टर से, और पूरा पार्ट आपके कोर्स में है, ठीक। ये यूनिट 2 चल रही है, यूनिट 2। यूनिट 1 हमने पढ़ाई नहीं थी, ठीक है। यूनिट 1 में भी खत्म हुआ है, वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे आपको। जो यूनिट पढ़ाएंगे आपको बताते जाएंगे कि इस यूनिट से इतना कोर्स कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये कोर्स आपका 30% कोर्स कैंसिल हुआ, इसमें ये टॉपिक कैंसिल हो गए हैं। असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक, ये 2 टॉपिक आप लोग क्रॉस कर देना, और सभी को क्लियर रूप से तैयारी करना, क्योंकि आपका अंक जानते हो 7 अंक का ये चैप्टर है। उसके बाद आपका है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वैद्युत रसायन इससे पहले हमने पढ़ाया था, ये आपका 5 अंक का था, अभी भी ये 5 ही अंक का है, इसमें अंक नहीं बढ़े हैं, लेकिन इसका कोर्स कुछ कम हो गया है, देखिएगा। हाँ, ये 5 ही अंक का है, और इसमें कोर्स कम क्या हुआ है वो देखिए। वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघटन के नियम, वही फैराडे के नियम। फैराडे के नियम कैंसिल हो गए, ठीक। जो आपको सेल पढ़ाए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। एक बार क्रॉस करो, कुछ ज्यादा नहीं। वैद्युत सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल कैंसिल हो गया। गैल्वेनी सेल कैंसिल हो गया, लेकिन इनको पढ़ना बस, क्योंकि गैल्वेनी सेल पढ़ोगे नहीं तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ये कैंसिल हो गया। ईंधन सेल कैंसिल हो गया, ईंधन सेल कैंसिल हो गया। संक्षारण आपको हमने पढ़ाया नहीं था, ठीक, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, तो ये कोर्स आपका इतना कैंसिल हो गया, ठीक, चैप्टर से। फैराडे के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, ये टॉपिक आपके कैंसिल हो गए, ठीक। और आपका ये 5 नंबर का पार्ट है, ये भी क्लियर तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति आपका 5 नंबर का पार्ट था, और अभी भी ये 5 नंबर का कोर्स है, ठीक। ये भी आपका 5 नंबर का पहले भी था, अभी भी 5 नंबर का है, ठीक। रासायनिक बलगति में क्या आ गया, पढ़ा था आपने संघट्टवाद का सिद्धांत, या संघट्ट का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, सिद्धांत की अवधारणा, सिद्धांत की अवधारणा, ये टॉपिक आपका कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये भी कैंसिल हो गया है। और आर्यनीय समीकरण, आर्यनीय की जो समीकरण थी ये भी कैंसिल हो गई, इस पर न्यूमेरिकल भी कैंसिल हो गए, ठीक। ध्यान रखना किस चैप्टर से क्या कैंसिल हुआ, इससे क्या कैंसिल हुआ, इससे क्या, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर कैंसिल हुआ है। आपकी टोटल इकाइयां थी 16, अब आपकी इकाइयां बची सिर्फ 13। कौन कौन इकाइयां हट गई है, इकाई आपकी 15 और 14, 16, ये दोनों पूर्ण रूप से हट गई है। ये आपका था बहुलक चैप्टर, एक था दैनिक जीवन रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, ये दोनों चैप्टर आप यूनिट आपकी कैंसिल हो गई है। और एक जो पढ़ा रहे थे मेटलर्जी पार्ट, वो भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपका नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, अभी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि जो आपने चीजें पढ़ रखी उसमें क्या क्या कैंसिल हो गया वो हमने क्रॉस कर दिया, ठीक। और 3 यूनिट आपकी और कैंसिल हो गई, तो आपकी सिर्फ 13 यूनिट बची है, ठीक।
आपको हेलोरिन हेलोरिन कुछ पढ़ा दिया था, उसमें भी चीजें कैंसिल हुई, फिर बताएंगे आपको कि तो आज आपका नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये आपका 5 नंबर का पार्ट है और यूनिट आपका 5 है, ठीक। सरफेस केमिस्ट्री, इसमें पहले जो है 3 टॉपिक आपके हुआ करते थे, तीन पार्ट एक ही यूनिट में थे। एक था आपका अधिशोषण, दूसरा भाग था इसमें उत्प्रेरक, और तीसरा भाग था इसमें कोलाइडी अवस्था। और ये भी 4 नंबर का पार्ट हुआ करता था, 5 नंबर में है। और उत्प्रेरक वाला भाग खत्म कर दिया गया, आपके कोर्स से हटा दिया गया, ठीक। तो आपका अधिशोषण और कोलाइडी अवस्था पार्ट बचा हुआ है, और आज आपको हम अधिशोषण बनाने जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले जो यूनिट का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ये क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर या इसके आंतरिक पृष्ठों पर होने वाली परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है, ठीक। आप यहां पर लिखेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। यह आपका पृष्ठ रसायन है, तो लिखेंगे यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर, मतलब उसके सरफेस पर, सतह पर अथवा इसके आंतरिक पृष्ठों पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री आपकी हो गई कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो इससे पहले फर्स्ट भाग पढ़ेंगे अधिशोषण, और सेकंड भाग इसमें कोलाइडी अवस्था है, ठीक। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। वैसे पहले उत्प्रेरण भी था, उत्प्रेरण कोर्स में नहीं है। तो अधिशोषण, तो सबसे पहले देखो अधिशोषण क्या होता है। एक अवशोषण होता है, वो अलग है, बताएंगे। यह आपका अधिशोषण है, इसे बोलते हैं एडसरप्शन, और वो होता है एब्सट्रप्शन, वो कहलाता अवशोषण, ये होता अधिशोषण। देखो अधिशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था, थोड़ा इसके बारे में जान लो। कि अधिशोषण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था, और ये लैटिन भाषा से बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है चूसना या चूषण, ये कहलाता है अधिशोषण। जैसे आपने देखा होगा कि वो वस्तुएं जो नमी के कारण खराब हो जाती है, तो अधिकांश ने देखा होगा सिलिका जेल की पुड़िया उसमें निकलती होगी, सिलिका जेल की पुड़िया उसमें से निकलती होगी। वो चीजें जो नमी से खराब हो जाती है, जैसे जो ब्रांडेड आइटम के आप जूते खरीदते हो, ठीक, या सूटकेस खरीदते हो, तो उसमें सिलिका जेल की पुड़िया निकलती होगी। या कभी कभी आप टेबलेट खरीदते होगे, टेबलेट की शीशी होती है, ठीक, और वो टेबलेट नमी के कारण खराब हो जाती है, तो उसमें सिलिका जेल की पुड़िया डालते हैं। सिलिका जेल क्या करता है कि नमी को अवशोषित कर लेता है, और वो वस्तु नमी के कारण खराब नहीं होती, ठीक। तो ये क्रिया अधिशोषण ही होती है, ठीक।
अधिशोषण के कारण ही सिलिका जल वहां पर उपस्थित वायु की नमी को अवशोषित कर लेता है और वो चीजें नमी के कारण खराब नहीं होती। ठीक, तो अधिशोषण क्या होता है? इस सूक्ष्म विभाजित अवस्था में, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में, मतलब चूर्ण समझ लीजिए, चूर्ण कि किसी ठोस या द्रव, किसी ठोस या द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर सूक्ष्म विभाजित अवस्था में किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ, या लिखोगे कोई परमाणु या किसी परमाणु अणु या आयन का जुड़ना। ठीक, किसी परमाणु अणु या आयन का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। सूक्ष्म विभाजित अवस्था में किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी परमाणु अणु या आयन का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। ठीक, जैसे कोई एक बंद पात्र है, कोई बंद पात्र है और उसमें N2O2 ये गैसें भरी हैं, CO2। ठीक, और इसमें हमने चारकोल के टुकड़े डाल दिए और फिर इसे क्या देखा कि पहले जो दाब था उससे दाब कुछ कम हो गया गैसों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारकोल की सतह पर ये गैसें अधिशोषित हो गई होंगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा और पढ़ लीजिए कि इसमें शब्द आता अधिशोषित, तो वह पदार्थ जो अधिशोषित होता है वो कहलाता अधिशोषित। यहां पर लिखोगे वह पदार्थ जो अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोष्य कहलाता है। और जिस पदार्थ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है, वह अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जो अधिशोषित होता है अधिशोष्य कहलाता है। ये अंडरलाइन कर देना है, ब्लैक पेन से लिख देना। और जिस पदार्थ पर अधिशोषण होता है या अधिशोषण की क्रिया होती है वह अधिशोषक कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अधिशोषक। आप एग्जाम्पल लिख देना। ठीक, इस सिलिका जल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है, जैसे भी बताया था आपको, क्योंकि जल के अणु जल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। गैसों बताता है N2O2 CO Cl2 NH3 SO2 आदि गैस में कोई किसी गैस से भरे, कोई एक गैस भरी हो से भरे बंद गैस जार में यदि चारकोल का चूर्ण डालें तो गैस का दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि गैस का कुछ भाग चारकोल की सतह द्वारा या चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। ठीक, या चारकोल की सतह द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए गैस का प्रेशर कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। ठीक, तो ये अधिशोषण के उदाहरण हो गए। अधिशोषण के अब पढ़ेंगे अवशोषण। ये क्या होता है? एब्सॉर्प्शन।
तो ये क्या है, यह एक स्थूल प्रक्रिया है। स्थूल प्रक्रिया मतलब क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, ठीक। यह एक स्थूल प्रक्रिया है। इसमें किसी पदार्थ के परमाणु का अणु अथवा आयन किसी दूसरे पदार्थ यह एक स्थूल प्रक्रिया है। इसमें किसी पदार्थ के परमाणु का अणु या आयन किसी दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश करके समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। यह एक स्थूल प्रक्रिया है। इसमें किसी पदार्थ के परमाणु का अणु या आयन किसी दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश करके उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक। उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, अधिशोषण ही लिखोगे, जलवाष्प का अधिशोषण ही लिखोगे, ये अवशोषण क्रिया होगी, ठीक है। निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, ठीक। जैसे चाक है, इसको आप नीली स्याही में डालो तो क्या होगा, ये क्रिया अवशोषण होगी, ठीक। चाक अंदर भी नीली हो जाएगी, कुछ समय पश्चात देखेंगे, ठीक। और बुलक मतलब स्थूल को बोलते हैं बुलक इंग्लिश में, मतलब बुलबुले भी निकलते हैं, ठीक। जैसे आप चाक है, इसको पानी में डालोगे तो कुछ समय पश्चात देखोगे धीरे धीरे अंदर भी नीली हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं क्या, अवशोषण, ठीक है। एग्जाम्पल ये कि निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, तो ये स्थूल प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, किसी पदार्थ के परमाणु अणु या आयन किसी दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश करके उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक। और जो अधिशोषण है, ये एक सरफेस प्रक्रिया है, सिर्फ ये पृष्ठ पर होगी और नहीं, ठीक, केवल पृष्ठ पर होगी, उसके आंतरिक भागों पर नहीं होगी, ठीक। आपका अगला टॉपिक है अधिशोषण व अवशोषण में विभेद। ये देखो क्या है, लिखेंगे यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है, यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जो अधिशोषक के पृष्ठ पर होती है, अधिशोषक के पृष्ठ पर होती है, ठीक। पृष्ठ पर या सतह पर, अधिशोषक के सतह पर होती है। यह पृष्ठीय प्रक्रिया है जो अधिशोषक के सतह पर होती है। और ये क्या है, यह एक स्थूल प्रक्रिया है। यह परिघटना बात एक ही चीज है, प्रक्रिया है जो संपूर्ण पदार्थ में समान रूप से होती है, जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान होती है। ठीक है, ये तो परिभाषा थे, इसका अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर देखेंगे। अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण
अधिशोषण में क्या होता है कि जो अधिशोष है, अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता ठीक है, अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता सतह पर अधिक होती है, सतह पर अधिक होती है और आंतरिक पृष्ठों पर नगण्य, क्योंकि आंतरिक पृष्ठों पर क्रिया होती नहीं है और आंतरिक पृष्ठों पर नगण्य होती है। इधर क्या लिखेंगे, अवशोषण में अधिशोष की सांद्रता बाहरी व आंतरिक पृष्ठों पर समान होती है। अवशोषण में अधिशोष की सांद्रता एक समान होती है। या लिख सकते हो दोनों पृष्ठों पर एक समान होती है। ठीक, तो सेकंड नंबर ध्यान रखना कि अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता सतह पर अधिक होती है और आंतरिक पृष्ठों पर नगण्य होती है। अवशोषण में अधिशोष की सांद्रता सभी जगह एक समान होती है। ठीक, ध्यान रख सकते हो सभी स्थानों पर या सभी जगह पर एक समान होती है। ठीक, इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि यह प्रक्रिया पहले तीव्र गति से होती है और फिर धीरे धीरे इसका वेग घटता रहता है। ठीक, थर्ड नंबर लिखेंगे कि अधिशोषण क्रिया प्रारंभ में तीव्र गति से होती है, और फिर बाद में यह क्रिया घटती जाती है। अधिशोषण क्रिया प्रारंभ में तीव्र गति से होती है और बाद में यह क्रिया घटती जाती है। और इसमें क्या होगा कि यह क्रिया समान वेग से होती है या एक समान वेग से होती है। यह क्रिया एक समान वेग से होती है। समानता है नंबर 3, तीसरा नंबर है। चौथा नंबर, यह ऊष्मा क्षैतिज प्रतिक्रम है, अर्थात इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, यह ऊष्मा क्षैतिज प्रतिक्रम है, अर्थात इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसमें ऊष्मा में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता। ठीक, इसमें ऊष्मा में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ऊष्मा में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा नंबर है, यह क्रिया ताप व दाब पर निर्भर करती है। इसमें लिखेंगे यह क्रिया, आप लोग पढ़ेंगे ताप दाब पर निर्भर करती, ताप दाब का प्रभाव पढ़ेंगे अधिशोषण में, क्योंकि आगे आपको यही पढ़ना अधिशोषण। यह क्रिया ताप व दाब
पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल सिलिका जल द्वारा, सिलिका जल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि निर्जल CaCl2 द्वारा, निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का, निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। तो ये अधिशोषण और अवशोषण क्रिया आपको पढ़ा दी, दोनों में हमने विभेद मतलब अंतर भी पढ़ा दिया, ठीक।